ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने नरेंद्र मोदी और योगी को गाली दे करके फिर से कैबिनेट में जाकर के सम्मिलित हो गए। और राजनीति इतनी क्षुद्र होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कंगना रनौत ने कहा मैं बीफ खाती हूँ, आपने उसको मंडी जैसी पवित्र जगह से टिकट कैसे दे दिया? सिर्फ इसलिए कि वो लोकप्रिय है, सिर्फ इसलिए है कि वो हीरोइन है। रविंद्र कुशवाहा जो इतिहास में चाणक्य ने जिस धनानंद को परिभाषित किया, वर्तमान के धनानंद हैं वो और मैं चाणक्य हूँ। इनकी सत्ता का विनाश मेरे हाथों से लिखा है। डुमरिया में एक नरसंहार, उस टाइम पे आपकी जो छवि थी उसके पहले की छवि थी वो एक विशेष जाति विशेष के खिलाफ इतने यादव विरोधी है। इतने विपक्ष के नेता सब गिरफ्तार किए जा रहे हैं। अब जग जाहिर है, सबको पता है कि पैसा कहां से। अभी मैं उस बात को नहीं लाना चाहता हूं। अभी आपने देखा किस प्रकार से एक लड़की है बिहार में, वो गाली दे रही है। वो गाली सुन करके लोगों को अच्छा लग रहा है। मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड पे प्रश्न कौन पूछेगा? वो कौन प्रश्न पूछेगा कि आपने 300 करोड़ उस स्लॉटर हाउस से कैसे ले लिया? हमने गो हत्या शुरू से सुना, भाजपा के उसमें था, एजेंडे में था। आपने बीफ पे प्रतिबंध गोवा में क्यों नहीं लगाया? आप अपने राज्यों में बीफ पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते हैं? और जितने बीफ खाने वाले थे उसको कैसे ले लिया आपने? कंगना इस बार का लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव कई मामलों में विशिष्ट होने वाला है, अलग होने वाला है। लेकिन अगर हम सलेमपुर की बात करें तो सलेमपुर की जो लड़ाई है वो अब और दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि इस बार यहाँ से तीसरी बार रविंद्र कुशवाहा जी को जो है वो टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन हमारे साथ जो मेहमान हैं स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज, वो चुनाव लड़ेंगे। पहले ये लगा हमको भी और लोगों को भी कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हो, नहीं मिला, अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो नहीं लड़ेंगे। लेकिन इन्होंने ताल ठोक दिया है और दृढ़ निश्चय कर लिया है कि चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। और सबसे पहला सवाल यही, भारतीय जनता पार्टी से टिकट के आप इच्छुक थे और टिकट नहीं मिला तो आपको रुक जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी में जो नेता है, चाहे उनकी जो एक चलती है थॉट प्रोसेस है, उसकी आप प्रशंसा करते हैं हमेशा। देखिए क्या है कि मैं सलेमपुर हमारी जन्मभूमि है और इस जन्मभूमि को सींचना संवारना मेरा परम कर्तव्य है जी। यह सोच करके ही हम इस क्षेत्र में पिछले 2.5 साल पहले आए, गांव-गांव घूमे। मैं कभी भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी का 1 रुपए का सदस्य नहीं हूं। हाँ, निश्चित रूप से मैं चूंकि सैफरन कलर पहनता हूं, हमारी विचारधारा ऐसी थी, है भी और रहेगी भी। तो लोगों को लगता था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक हूं। कुछ हमारे मित्र जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, मैंने उनसे आवेदन किया, मैंने कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि नहीं, हमको फिर से वही उसी व्यक्ति को अपनाना चाहिए। चूंकि मैं तो इस पूरी लोकसभा को रविंद्र कुशवाहा का जो अकर्मण्यता है, उनकी शिथिलता है, जनता के प्रति उनका जो रूप है, उसको बदलने आया था। और मैं बार बार ये नारा दिया आते ही कि इस विनाश पुरुष से सलेमपुर को मुक्ति चाहिए। पार्टी ने टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं, उनको टिकट दिया तो निश्चित रूप से मैं चुनाव इसलिए लड़ूंगा कि इस सलेमपुर जो मेरी जन्मस्थली है उसको सींचना है, संवारना है। और सलेमपुर सड़क विहीन न रहे, सलेमपुर विकास विहीन न रहे, सलेमपुर की जनता ये न सोचे कि हमारा तो कोई प्रतिनिधि अनाथ महसूस न करे। इसके लिए चुनाव में आया था और इसलिए चुनाव लड़ना मेरा जरूरी है कि सलेमपुर की जनता अनाथ न रहे। वो ये ना कहे कि हमारा तो कोई प्रतिनिधि नहीं है, हम तो किसी के नाम पर वोट दे देते हैं और हमारा प्रतिनिधि हमसे कभी मिलता नहीं है। हमारा प्रतिनिधि मतलब जितना जो भी दुष्कर्म कह लीजिए वो सब उसके अंदर है। तो कम से कम जो है आप आरोप लगा रहे हैं कि रविंद्र कुशवाहा 2 बार यहाँ सांसद रहे और बहुमत में रहे, अच्छे खासे वोट भी उनको मिले। लेकिन आप एक योगी हैं, सन्यासी हैं, आपका राजनीति में आना और इस तरीके से इस आक्रामकता के साथ आना, क्या ये कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा? देखिए, हम तो क्यों जरूरी है आना, क्या मजबूरी है? सन्यासी का अर्थ ही है सर्वभूत हिते रतः
इति साधु। जो सदा दूसरों की भलाई में लगा रहे वही साधु है। और हमने सन्यास निमित्त मात्र लिया है। हमने सन्यास भारत के जो परिवर्तन है, प्राचीन भारत का पुनर्निर्माण है, ये सब मेरे संकल्प हैं। और इन संकल्पों को पूरा भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप तभी कर सकते हैं जब आप सदन में चुन करके जाएंगे। चाणक्य ने कहा कि सबसे अच्छा राजा सन्यासी ही हो सकता है। आज चाणक्य हमारे आदर्श हैं, शिवाजी हमारे आदर्श हैं, पेशवा बाजीराव हमारे आदर्श हैं, बाला साहब ठाकरे हमारे आदर्श हैं, और तमाम ऐसे लोग हमारे आदर्श हैं जो भारत को प्राचीन भारत की तरफ ले जाना चाहते थे। हम चूंकि जब यहाँ आए, यहाँ पे सलेमपुर में, हमको लगा, और आज से नहीं, सलेमपुर पिछले 40 वर्षों से एक परिवार की विरासत बनी हुई है। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो वंशवाद है वो समाप्त हो राजनीति से, लेकिन यहाँ पे तो लगातार 40 वर्षों से वंशवाद चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि, और वंशवाद अगर कोई अच्छा वंश होता, अगर शिवाजी का परिवार होता, कोई ऐसे राजा का परिवार, राजतंत्र तो है नहीं, तो हम लोग स्वीकार कर लेते। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो आप कह रहे हैं बार बार कि 2 बार चुन करके आया, सब जानते हैं कि 2 बार कैसे चुन करके आया हो। पिछली बार विरोध हुआ, फिर भी पार्टी ने टिकट दिया, टिकट नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीत गए। वो स्वयं भी कहते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीत जाता हूं। लेकिन क्या ये सही है कि राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति प्रतिनिधि हो जो अपने जनता के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति जवाबदेही ना हो, उसके लिए कोई 2 कदम चलने के लिए तैयार ही ना हो, जब उसकी जरूरत हो तो मिले ही ना, और उसको बार बार ये कहना कि नहीं आपने हमको वोट नहीं दिया है इसलिए हम आपका कोई काम नहीं करेंगे। पूरी सलेमपुर की जनता से पूछिए, क्या वर्तमान सांसद का ये जवाब होता है कि नहीं कि आपने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया है इसलिए हम आपका काम नहीं करेंगे। तो बार बार ऐसे एक अकर्मण्य व्यक्ति को, ऐसे धनानंद को ला करके आप आरोपित कर रहे हैं इस सलेमपुर पर, तो सलेमपुर की जनता भी सब जानती है। वो वोट करेगी इस बार परिवर्तन के लिए, वो वोट करेगी इस बार इस विनाश पुरुष से मुक्ति के लिए, जिसने सड़कों के लिए तरसा दिया, जो अब मेडिकल कॉलेज, आया हुआ मेडिकल कॉलेज सलेमपुर में नहीं बन पाया, और ये जनता के लिए जा करके देवरिया में बना मेडिकल कॉलेज। सलेमपुर के लोग जमीन होते हुए भी ये नहीं कर पाए। आज भी एक भी काम वो गिना दें कि हमारी वजह से यह काम सलेमपुर में हो गया है पिछले 40 वर्षों में। एक अनुआ पार ढाला है, अनुआ पार ढाला उनके पिताजी उसी पे राजनीति किए, उनकी राजनीति हुई, और 40 वर्षों में अनुआ पार का ढाला तक नहीं बनवा पाए। तो जो व्यक्ति इतना अकर्मण्य हो उसको क्यों चुनना है? तो ये चुनाव जनता वर्सेज अकर्मण्यता है। अच्छा, मतलब यहाँ की आप बात कर रहे हैं? हाँ, सलेमपुर की बात, केवल ये चुनाव सलेमपुर के लिए लड़ रहा हूं मैं। अच्छा, ये रविंद्र कुशवाहा की अगर हम बात करें तो क्या मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया? क्या जो पार्टी ये कहती है कि हम हिंदुत्ववाद की बात करते हैं, हम यूनिफिकेशन के लिए काम कर रहे हैं, और क्या उस पार्टी की मजबूरी क्या रही कि रविंद्र कुशवाहा को तीसरी बार दी गई? अगर आपके अनुसार उन्होंने काम नहीं किया, अकर्मण्य हैं, विनाश पुरुष हैं, तब उनको टिकट क्यों दिया गया? क्या मजबूरी? इसका उत्तर तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ठीक से देंगे कि आखिर उनको सलेमपुर में क्या कोई और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं दिखा? क्या कुशवाहा में ही कोई और व्यक्ति नहीं दिखा? क्या इन्हीं के घर की विरासत हो गई है वो? और यह जानते हुए कि पिछली बार भी यह व्यक्ति का इतना विरोध था, और फिर से उसको आरोपित कर देना। वो कौन सी एजेंसियां हैं जो उसके लिए काम कर रही थी, जो लगातार सारे फ्लैश हो रहे थे न्यूज में कि इनको 10% लोग, कहीं 20% लोग केवल पसंद कर रहे हैं 100 में, फिर भी उसको टिकट देने की मजबूरी? तो इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता हूँ। इसका उत्तर तो अच्छा नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं, अमित शाह दे सकते हैं, या उनके जो पार्टी के लोग हैं वही दे सकते हैं। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि यहाँ पे ठीक से विचार करके नहीं किया गया। कार्यकर्ताओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, उनके साथ छल हुआ है, और ये छल जो हुआ है उसका जवाब जनता अवश्य देगी। स्वामी जी, अब कैसे लड़ाई लड़ेंगे? अकेले लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, या किसी पार्टी की तरफ जाएंगे? देखिए क्या है कि यह जो व्यवस्था है, चूंकि मुझे सदन में जाना है, और सदन जनता, जो सलेमपुर की जनता का नेतृत्व है, उसको करना है। हम यदि निर्दल लड़ेंगे तो चुनाव बहुत कठिनाई से लड़ना पड़ेगा। थोड़ा मुझे चुनाव में जीतूंगा तब भी, लेकिन मुझे कठिनाई होगी। लेकिन मैं जिस दल से चुनाव अगर जीतूंगा तो निश्चित रूप से वो जो गणना होगी वह 2 लाख होगी। हमको और 2.5 लाख से 3 लाख वोट प्लस करना होगा। तो निर्दल लड़ना थोड़ा कठिन है, और कठिन मतलब थोड़ा परेशानी और बढ़ जाएगी, समय थोड़ा कम है। इसलिए हम किसी न किसी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ेंगे, और राजनीतिक दलों से बातचीत हमारी लगातार चल रही है। निश्चित रूप से आने वाले 2-4 दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी, और मजबूती के साथ
आप समझिए, मैं वो पहला व्यक्ति हूं जिनके पास पर डे कम से कम 200 फोन आते हैं। हमारे 2000 कार्यकर्ता हैं, 2000 कार्यकर्ताओं के पास 200 फोन आते हैं और सब लोग ये कहते हैं कि महाराज जी किससे मजबूत कोई व्यक्ति यहाँ है नहीं, महाराज जी को चुनाव में आना चाहिए और हम सबका नेतृत्व महाराज जी ने कहा था और हमसे वादा किया था कि मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ। तो सलेमपुर का एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति हमारे साथ खड़ा मिलेगा और ये चुनाव पूरी देश में एक अलग तरह का चुनाव होगा। एक आरोप जो लगता रहा है कि मान लीजिए कोई विपक्षी पार्टी है, समाजवादी पार्टी अभी तेजी से यहाँ पे लड़ाई लड़ रही है और यहाँ का अभी तो घोषित नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के ही जो है उम्मीदवार उसके सिंबल पर यहाँ पे चूंकि गठबंधन है, अलायंस है, इंडिया अलायंस, तो क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर ऑफर आता है तो स्वामी जी समाजवादी पार्टी से नहीं, इसमें चुनाव कोई लड़ेंगे? समाजवादी भी हमारे लिए कोई अछूता नहीं है, बहुजन समाज पार्टी भी हमारे लिए कोई अछूता नहीं है, कोई अछूता हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए सभी लोग, जितना भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए समाजवादी पार्टी है, उतना ही हमारे लिए बहुजन समाज पार्टी है। और समाजवादी पार्टी कोई बुरी पार्टी थोड़े है भाई। देश में तमाम ऐसे काम हुए जिसको अखिलेश यादव ने करने का काम किया और आज भी जो चीजें दिख रही हैं उत्तर प्रदेश में वो सब अखिलेश यादव ने किया। जो लखनऊ में विकास दिख रहा है वो मायावती ने किया। तो मायावती और अखिलेश ने विकास को दिखाया यहाँ पे। तो निश्चित रूप से वो लोग भी कोई अछूते नहीं और हमको, हमारे लिए ये जरूरी है कि हमको जो अपने साथ लेगा वो पूरे पूर्वांचल में मजबूत होगा। एक सवाल ये हो सकता है कि स्वामी जी का जो एक मतलब उनकी पर्सनैलिटी है जो दिखाई देती है, अंदर से तो क्या है वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन आपकी जो एक छवि बनाई गई, विशेष रूप से जो देवरिया में एक नरसंहार हुआ उस टाइम पे आपकी जो छवि रही, उसके पहले भी जो छवि रही, वो एक विशेष जाति विशेष के खिलाफ रही। स्वामी जी कितने यादव विरोधी हैं? नहीं, स्वामी जी तो कभी किसी के विरोधी है ही नहीं यादव का है। फोन तो आता हमारा तो नहीं, खूब आता है। यादव हमारे बहुत परम मित्र, अभी कई यादवों से बात हुई है और यादव तो मैं हमेशा से उस जो जिस इंटरव्यू को वो बनाया जा रहा है उसमें कहा हूं मैं कि यादवों के सबसे बड़े नेता अखिलेश हैं, दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती हैं। जिस दिन वो लोग कहेंगे कि ब्राह्मणों से कर्मकांड नहीं कराएंगे तो हम बात करेंगे उस पर, फिर हम विरोध करेंगे। एक कुकुरमुत्ते टाइप के 2-2, 4-4 लोगों को लेकर के कोई सेना, कोई वो बनाया हुआ है, उनकी बातें कौन सुनता है। उस इंटरव्यू में यही कहा गया और वो मैं आज भी उस बात पे अपने अडिग हूँ। चूंकि क्या है कि एक विशेष चीज, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ। आप ब्राह्मणों का बार बार जो भी होगा अपमान करेगा, ब्राह्मणों के साथ खड़ा मिलूंगा। सबसे पहले अपना घर बचाना जरूरी है। अपना घर में नहीं बचा पाऊंगा, ब्राह्मणों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा तो मैं यादव की रक्षा नहीं कर पाऊंगा, राजपूत की रक्षा नहीं कर पाऊंगा, भूमिहार की रक्षा नहीं कर पाऊंगा, चौहान की रक्षा। पहले अपना घर बचाना जरूरी है। अगर हमारा भाई मारा जा रहा है तो सबसे पहले अपने भाई को बचाऊंगा मैं, फिर मैं दूसरे को बचाने जाऊंगा और यह मैं सदा करता रहूंगा। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है कि हाँ मैं ब्राह्मणों के लिए खड़ा मिलता हूं, खड़ा रहूंगा, आगे भी जीवन भर खड़ा रहूंगा। चुनाव लड़ना हमारी कोई उस प्राथमिकताओं में से नहीं है। हाँ, मैं कभी भी किसी जाति के विरोधी नहीं हूं। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम सबके सुख की कामना करते हैं, सबके स्वस्थ होने की कामना करते हैं, लेकिन कोई किसी विशेष जाति विशेष पर हमला करता है तो आप उसके खिलाफ? बिल्कुल उसके खिलाफ हैं। हमने तमाम दलितों को जोड़ने का काम किया, हमने तमाम यादवों को बचाने का काम किया और जो यादव हमको सुन रहा होगा वो जानता है कि मैंने कितने यादवों को तमाम माफियाओं से बचाने का काम किया, तमाम थानेदारों से बचाने का काम किया, पुलिसिया उत्पीड़न से बचाने का काम किया। मैं कभी भी, मेरे जैसा व्यक्ति जातिवाद हो नहीं सकता। मैं तो जाति छोड़ो हिंदू जोड़ो का महाअभियान चलाता हूं। मैं तो मैं चूंकि हिंदू सैफरन कलर में हूं, मैं नफरत फैलाने का काम नहीं, प्रेम फैलाने का काम करता हूं। सवाल ये हो सकता है स्वामी जी, ये सब चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो हिंदुओं के खिलाफ एक रही है, या फिर जो इंडिया अलायंस है वो हिंदुओं के खिलाफ बोलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी की छवि ऐसी है कि वो हिंदुत्ववादी है, सनातन धर्मी है, सनातन प्रेमियों की रक्षा करने वाली है। यहाँ पे अगर आप समाजवादी पार्टी से या इंडिया अलायंस से आपको टिकट मिलता है और जीत जाते हैं, योगी जी से जब सामना होगा, या भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे नेता हैं जो सांसद हैं और वो योगी हैं, सन्यासी हैं,
इस तरह से सामना होगा, सोचा है कभी? देखिए क्या है कि जब सामना होगा तो एक सांसद के रूप में होगा, जनप्रतिनिधि के रूप में होगा, और जब मेरी जो 17 करोड़ जनता है मैं उसका प्रतिनिधि रहूंगा। ऐसा नहीं कि जो हमको चुनाव में वोट दिया उसका, हम 17 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के रूप में बात करेंगे। हम केवल सन्यासी के, जब सन्यासी के ऊपर कोई प्रश्न उठेगा, धर्म के ऊपर कोई आघात होगा तो सन्यासी के रूप में खड़ा रहूंगा। और जब सांसद के रूप में हम कभी योगी जी से मिलेंगे तो वो हमसे विधायक के रूप में मिलेंगे, मुख्यमंत्री के रूप में मिले, मैं सांसद के रूप में बात करूंगा। अपने 17 करोड़ लोगों के लिए लड़ाई लड़ूंगा, 17 करोड़ लोगों के लिए लड़ूंगा। और मैं ये जानता हूं अखिलेश यादव अपने गांव में, अपने क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं। चूंकि वो प्रचार नहीं कर पाते हैं, वो प्रचार नहीं करते हैं, वो चूंकि पॉलिटिकल बाउंडेशन है उनका, संवैधानिक बाउंडेशन है। उन्होंने संविधान की शपथ ली है कि हम धर्म मूल वंश जाति से ऊपर उठ करके अपनी प्रजा के लिए धर्म को आधार बना करके नहीं लड़ेंगे। जब हम भी सांसद रहेंगे, संविधान की शपथ लेंगे, तो निश्चित रूप से हम सबके लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई मुसलमान आया तो हम उसको भगा देंगे, हम उसके लिए, और तमाम मुसलमान जो हमको सुन रहे हैं वो जानते हैं, उनको हमने सजा होने से बचाया है, तमाम मुसलमानों की हमने रक्षा की है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, मैं उन मुसलमानों के खिलाफ सदा रहा हूं जो भारत विरोधी हैं। मैं उन मुसलमानों के खिलाफ जीवन भर रहूंगा जिन्होंने हिंदुओं को काफिर समझ करके उनको काटने की बात किया। हम उन मुसलमानों के पक्ष में कभी खड़े नहीं रहेंगे। लेकिन जो मुसलमान भारत को अपना राष्ट्र और हिंदुओं को अपना भाई समझता, मैं उसको अपना भाई समझता हूँ। विजन क्या है? विजन, लोकसभा सलेमपुर की अगर हम बात करें, टॉप 5 के वो कौन कौन से काम हैं जिनको देखकर लगता है कि इसमें बहुत पिछड़ गया सलेमपुर, आपके अनुसार से? आपकी सलेमपुर की एक एक गांव को सड़कों के, चमचमाती सड़कों के मुख्य मार्ग से जोड़ना, युवाओं के लिए यहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराना। चूंकि मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, यहाँ पे इंडस्ट्रियों, उद्योगों को लगाना। हम ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र से लोग महाराष्ट्र से लोग आकर के हमारे यहाँ नौकरी करें। अच्छा। यहाँ इस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक मेडिकल कॉलेज बनाना। हर ब्लॉक में एक एक वृद्धाश्रम बनाना। एक एक गांव में वृद्धों की सेवा नहीं हो पा रही है, एक एक वृद्धाश्रम बनाना। और हर जो स्कूल हैं उसको हाईटेक बनाना। हाईटेक हर जगह स्कूल हो, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, यह जो प्राथमिकता के हमारे बिंदु है, और सड़क, यह जो हमारे बिंदु हैं। चूंकि सांसद जी अपने गांव की टंकी नहीं भरवा पाए, सांसद जी अपने गांव की सड़क नहीं बनवा पाए, हम वो व्यवस्था लाएंगे कि लोग कहेंगे। और हिवरे बाजार की तरह जो महाराष्ट्र का है, दिल्ली से चल करके लोग सलेमपुर को देखने आएंगे कि एक कोई सांसद आया जिसने इस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय विकास किया, कि वो दिखने लगेगा। और एक मॉडल लोकसभा सलेमपुर बन सके, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे, और ये हमारा संकल्प है। तो ये जो 5 सबसे टॉप हमारी योजनाएं हैं वो यही हैं। लोगों को रोजगार, अच्छी सड़कें, मेडिकल कॉलेज, शिक्षा और स्वास्थ्य। अभी देखिए किसी भी हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो ट्रॉमा सेंटर सीधे लखनऊ में है, गोरखपुर में है, यहाँ कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है। तो हमको दोनों तरफ, इस पार भी और उस पार भी, बलिया में भी, देवरिया में भी एक एक ट्रॉमा सेंटर बनाना है, ताकि एक्सीडेंट हो तो लोगों को व्यवस्था मिल सके। यहाँ अगर हम बात करें, जैसे अयोध्या हुआ, चाहे काशी हुआ, मथुरा हुआ, इसको एक टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? धर्म की जगह, देखिए, मैंने सदा से इसका विरोध किया है कि तीर्थों का बाजारीकरण नहीं होना चाहिए। तीर्थों को कभी पर्यटन स्थल नहीं बनाना चाहिए। काशी पर्यटन स्थल बन गया, तमाम मंदिरों को गिराया गया, हमने उस समय भी विरोध किया। अयोध्या को आज पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। जो भावनाएं थीं लोगों की, जा करके वहां सकरी गलियों में जा करके लोग दर्शन करते थे, हम तो इसके भी खिलाफ हैं कि कहीं भी पहाड़ों पे रोपवे बने। हम नहीं चाहते कि रोपवे बने। अब वो लोग जाते हैं सेल्फी खींचने के लिए। आज भगवान को इतना वो बना दिया जा रहा है, लड़कियां जाकर के वहां रील बना रही हैं। तो यह जो जब आप उसको धर्म का बाजारीकरण करेंगे तो यही होगा। अभी क्या है कि शंकराचार्यों की बात सुनी नहीं जा रही है, धर्माचार्यों की बात सुनी नहीं जा रही है। एक ही व्यक्ति सब कुछ है। तो हमको उससे कोई इतराज नहीं है, वो व्यक्ति खूब महान बने। हम चाहते हैं कि उसका नाम शिवाजी से भी ज्यादा हो। लेकिन धर्म पे जब जब कोई आघात होगा, हम लोग खड़े मिलेंगे। जब जब शंकराचार्यों का अपमान होगा, हम उनके साथ खड़े मिलेंगे, और उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। हम निश्चित रूप से सदन में भी जब जाएंगे तो इन बातों का विरोध करेंगे, और यह विरोध हमारा जारी रहेगा। सोहनाग धाम एक बड़ा पवित्र धाम है। इतिहास के साथ साथ इसकी जो धार्मिक महत्ता है वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ जो होना चाहिए।
आज भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ पे नहीं आ पाई, जबकि 2014 से 2024 आ गया। क्या लगता है यहाँ पे किन किन चीज़ों को देखिए, बढ़ाने की जरूरत है? सोनाग धाम जब मैं चुनाव की मतलब नींव हमने रखा, तो नींव का जो पहला ईंट है वो सोनाग धाम के लोगों ने रखा। सोनाग धाम भारत के अंतर्राष्ट्रीय तीर्थस्थल बने, इसके लिए जितनी भी योजनाएं होंगी सब पहली योजना सोनाग धाम में आएगी, भगवान परशुराम के नाम पे आएगी। परशुराम जो वो है, सोनाग धाम सोनाग मोड़ कहा जाता है, वो परशुराम चौराहा बनेगा। परशुराम जी की आदम कद प्रतिमा वहाँ लगेगी, लोग आएंगे और देखेंगे कि हाँ, इधर से सोनाग धाम जाता है। सोनाग धाम को आने वाली सड़कें सेकेंड 2 लेन हो, चौड़ी हो, इसकी पूरी व्यवस्था होगी। यहाँ आने वाले यात्रियों के रुकने की अच्छी व्यवस्था होगी। यहाँ तो अभी तक सांसद जी ने कितने पैसे खा लिए उसका तो अभी हिसाब मांगना बाकी है, उसका भी हिसाब मांगूंगा मैं जब मैं सांसद बन जाऊंगा। तो जहां जहां इन्होंने धर्म के स्थलों को लूटा है उस लूट को भी उजागर करूंगा मैं। अब हम लोग जो है बातचीत समाप्त करेंगे, लेकिन मैं कुछ नाम लूंगा जी। और क्विक रिएक्शन आपको देना है उस व्यक्ति के बारे में या उस चीज़ के बारे में। सबसे पहला नाम ले रहा हूँ रविंद्र कुशवाहा का, एक वाक्य में। रविंद्र कुशवाहा जो इतिहास में चाणक्य ने जिस धनानंद को परिभाषित किया, वर्तमान के धनानंद हैं वो और मैं चाणक्य हूँ। इनकी सत्ता का विनाश मेरे हाथों से लिखा है। इनके मैं उसके विनाश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी सत्ता का विनाश, और उनकी सत्ता का विनाश मेरे हाथों से लिखा है। अखिलेश यादव सुलझे हुए नेता हैं, अच्छे नेता हैं, यूथ हैं, कभी भी डिसेंट बातें करते हैं, उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और जो विकास का उनका इतिहास है वो बहुत ही शानदार लगता है। नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार तो जग जाहिर है पलटू राम है। तो नीतीश कुमार का जो विकास है वो काफी अच्छा है। उन्होंने जंगल राज से अच्छा राज लाया, ये निश्चित रूप से अच्छा है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो ये पलटी मारने का राजनीति में चलन चलाया वो बहुत ही निंदनीय है, वो बहुत खराब लगता है। ओम प्रकाश राजभर भी वर्तमान में नीतीश कुमार की तरह ही हैं, वो भी राजनीति के पलटू राम हैं। और लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा उनके लिए कि मैंने दबंग हो करके कोई अपनी बात कहने वाला व्यक्ति राजनीति में उत्तर प्रदेश में है तो वो कुछ राजभर है, ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने नरेंद्र मोदी और योगी को गाली दे करके फिर से कैबिनेट में जाकर के सम्मिलित हो गए। और राजनीति इतनी क्षुद्र होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस व्यक्ति ने आपको इतना गाली दिया हो आप उसके साथ गलबहियां कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी अच्छे हमारे मित्र हैं और अच्छे सन्यासी हैं। और सन्यासी ने किस प्रकार से अपने धर्म को आधार बना करके एक अच्छी व्यवस्था दे सकता है वो दे सकता है, लेकिन निश्चित रूप से अगर उनको फ्री हैंड दिया जाए तो अच्छा होगा। फ्री हैंड उनके पास अधिकार कुछ नहीं है, लेकिन जितना अधिकार उनको मिलता है वो करते हैं। सब कुछ दिल्ली से चलता है और पहली बार भारत में देखा जा रहा है कि इतना कंट्रोल फ्रिक शासन व्यवस्था है जहां पे सब जितने भी छुटभइये लोग हैं वो मुख्यमंत्री बना करके रखे गए हैं, लेकिन उनकी चलती कुछ नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात। हाँ, ये तो बड़ी बात है, इसमें कोई बात नहीं है। मैं कैसे कह सकता हूँ भाई, जितने विपक्ष के नेता सब गिरफ्तार किए जा रहे हैं, आप जग जाहिर है, सबको पता है कि पैसा कहाँ से। अभी मैं उस बात को नहीं लाना चाहता हूँ। अभी आपने देखा किस प्रकार से एक लड़की है बिहार में वो गाली दे रही है, वो चुन चुन के देव गाली, ऐसा गाली बनाई है। वो गाली सुन करके लोगों को अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। वो लग रहा है कि ये तो बहुत अच्छी बात कर रही है, कम से कम हिम्मत के साथ कोई बात रखने वाला तो है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पे प्रश्न कौन पूछेगा? वो कौन प्रश्न पूछेगा कि आपने 300 करोड़ उस स्लॉटर हाउस से कैसे ले लिया? हमने गो हत्या शुरू से सुना, भाजपा के उसमें था, एजेंडे में था। आपने बीफ पे प्रतिबंध गोवा में क्यों नहीं लगाया? आप अपने राज्यों में बीफ पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते हैं? और जितने बीफ खाने वाले थे उसको कैसे ले लिया आपने? कंगना रनावत ने कहा मैं बीफ खाती हूं, आपने उसको मंडी जैसी पवित्र जगह से टिकट कैसे दे दिया? सिर्फ इसलिए कि वो लोकप्रिय है, सिर्फ इसलिए है कि वो हीरोइन है। तो राजनीति की ये जो गिरावट है, यह वर्तमान परिदृश्य में मैं इसको अलग रूप से देखता हूं और निश्चित रूप से उसके सूत्रधार लोग आज सत्ता में बैठे हैं। हमारा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारा विरोध योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह से बिल्कुल नहीं है। हम केवल लोकसभा सलेमपुर पे फोकस्ड व्यक्ति हैं और हमारा विरोध केवल रविंद्र कुशवाहा से है, इस धनानंद से है। इस धनानंद की जो सत्ता है उसको समाप्त करके सलेमपुर के लोगों की सत्ता स्थापित हो। एआईजिंग भारतवर्ष के दर्शकों से मैं
अपील करना चाहता हूं कि 2024 के चुनाव में आप अपने मन से मतदान करिए। ये जो टीवी पे इवेंट चल रहा है, उसको देख करके नहीं, अपने स्थानीय मुद्दों पर चुनाव, स्थानीय मुद्दों पर बगल में कल्पनाथ राय को सोच करके देखिए। कल्पनाथ राय सत्ता में न रहने के बावजूद भी उन्होंने जिस प्रकार से मऊ का विकास किया, एक अच्छा प्रतिनिधि जब चुन करके जाता है तो वह हर हालत में सत्ता रहे न रहे आपके क्षेत्र को सजाने और संवारने का काम करता है। एक अयोग्य व्यक्ति जब आप चुनते हैं तो 5 साल आपको रोना पड़ता है। तो 5 साल रोने से अच्छा है एक बार मजबूती से सोच करके चुनाव करिए आने वाले लोकसभा चुनाव में। और सलेमपुर के लोगों के लिए विशेष आग्रह है कि आप स्वयं चुनाव लड़िए और इस परिवर्तन का जो महाअभियान चल रहा है, आंधी चल रही है, उस आंधी में इस धनानंद को उड़ा दीजिए। आप सबका आभार। आप राइजिंग भारत के दर्शकों का बहुत बहुत आभार, आपने इस पूरे इंटरव्यू को देखा। मुझे लगता है कि दर्शकों तक वो सारी बातें पहुंच गई होंगी, वो सारे प्रश्न। इन प्रश्नों को जो हमारी तरफ से थे, कुछ यहाँ के लोगों की तरफ से थे, हम जानना चाहेंगे आपकी प्रतिक्रिया क्या है। सलेमपुर लोकसभा में कितना विकास हुआ है और जो सांसद यहाँ पे रविंद्र कुशवाहा ने काम किया है वो कितना किया है, उससे आप कितने सेटिस्फाइड हैं और आने वाले समय में महाराज जी के साथ आप रहेंगे या नहीं रहेंगे बताइएगा जरूर। महाराज जी समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत